आज का युग युद्ध का नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये वाक्य एक बार फिर से G20 समिट में जारी घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल किए गए। G20 डिक्लेरेशन पर आम सहमति बनाना और उसे सभी सदस्य देशों की मंजूरी मिलना वाकई में भारत और प्रधानमंत्री मोदी सहित भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन का एक नहीं 4 बार जिक्र किया गया है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि G20 जो अभी तक आर्थिक, वित्तीय और पर्यावरण बदलाव से जुड़ा समूह माना जाता था, आने वाले समय में एक जियोपॉलिटिकल गठबंधन बनकर भी उभर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा, सुरक्षा, सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज फाइनल असॉल्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह मुश्किल हालातों में भारत ने G20 समिट को सफल बनाया है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित G20 की 2 दिवसीय बैठक 9 और 10 सितंबर से पहले समिट को लेकर कई तरह की संशय बनी हुई थी। पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बैठक में शामिल न होने से समिट फेल होती दिख रही थी। हालांकि पुतिन ने खुद पीएम मोदी को फोन कर दिल्ली न आने की मजबूरी को जरूर बताया था। अपनी अनुपस्थिति में पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक सर्गेई लावरोव को G20 बैठक में शामिल होने के लिए भेजा, जो रूस के विदेश मंत्रालय की कमान संभालते हैं। शी जिनपिंग ने भी अपने प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री ली चियांग को दिल्ली भेजा। अमूमन G20 या फिर किसी भी दूसरे बड़े समूह का डिक्लेरेशन बैठक के आखिर में जारी किया जाता है, यानी कि जब बैठक खत्म हो जाती है। लेकिन यह भारत की सफल कूटनीति का ही नतीजा था कि घोषणा पत्र को पहले दिन की बैठक के खत्म होने से पहले ही जारी कर दिया गया। खुद रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डिक्लेरेशन पर आम सहमति बन पाएगी, लेकिन शब्दों के चयन के चलते यह संभव हो पाया। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत के विदेश मंत्रालय ने और साथ ही G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन की भाषा को इस तरह गढ़ा कि रूस तक भी इससे असहमत नहीं हो सका। घोषणा पत्र में यूक्रेन का तो जिक्र हुआ, लेकिन वहां उत्पन्न संकट के लिए सीधे रूस को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच गतिरोध का कारण बनी ग्रीन डील यानी अनाज संधि को भी G20 समिट ने मंजूरी दिलाने में कामयाबी हासिल की। ये ग्रीन डील पिछले 2 महीने से रुकी हुई थी। इस संधि को हरी झंडी दिलाने में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र यूएन के प्रयासों को भी सराहाया गया है। इस डिक्लेरेशन में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान G20 समिट में शामिल होने से कुछ दिन पहले ही पुतिन से मिलने रूस गए थे, ताकि अनाज संधि में लग रही अड़चनों को दूर किया जा सके। खुद एर्दोगन और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी G20 की समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे थे। अनाज संधि को मंजूरी मिलने के चलते अफ्रीकी प्रायद्वीप के देशों पर आए संकट के बादल छट सकते हैं। हालांकि यूक्रेन ने नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन जो G20 का हिस्सा है, उनके द्वारा मंजूरी मिलने से साफ है कि पश्चिमी देशों में ज़ेलेंस्की का समर्थन कम होता जा रहा है। यूक्रेन की ग्रीन डील के साथ साथ ही रूस के खाद्यान्न और फर्टिलाइजर को भी अब वैश्विक बाजार में उपलब्ध होने का रास्ता खुल गया है। G20 समिट के ग्रुप फोटो को लेकर भी भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। दरअसल कुछ पश्चिमी देश रूस के विदेश मंत्री के साथ ग्रुप फोटो नहीं खिंचवाना चाहते थे। ऐसे में भारत ने सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आमंत्रित किया, तो कोई भी देश मना नहीं कर सका। ऐसे में जब सभी राजघाट पर एक साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, तो भारत ने वहां की तस्वीरें क्लिक कर साझा कर दी, यानी सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि ग्लोबल साउथ को वैश्विक मंच पर हिस्सेदारी देनी ही होगी, और इसके लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है। काउंटर टेररिज्म और टेररिज्म फाइनेंसिंग को डिक्लेरेशन का हिस्सा बनाकर भारत ने वैश्विक आतंकवाद पर एक बार फिर से बड़ा प्रहार किया है। ऐसे समय में जब आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए नासूर बन गया है, ये पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक बड़ा सबक है, जो आतंकवाद को न केवल पालते हैं बल्कि उन्हें बढ़ावा भी देते आए हैं। चीन की बहुआयामी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को काउंटर करने के लिए G20 देश इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये किस तरह का कॉरिडोर होगा। क्या ये पोर्ट और रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट होगा,
जो भारत को खाड़ी देशों के जरिए यूरोप से सीधे जोड़ेगा। लेकिन इतना पक्का है कि यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान के रास्ते नहीं होकर जाएगा। चीन के BRI को एक बड़ा झटका इसलिए भी लग सकता है क्योंकि इटली भी अब शी जिनपिंग के इस बहुआयामी प्रोजेक्ट से बाहर होने की तैयारी कर रहा है। इटली एकमात्र G7 देश है जो चीन के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे वो ओल्ड सिल्क रूट के नाम पर दुनिया को बेचते आया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनिया की भारत के साथ जबरदस्त केमिस्ट्री है और वे कई बार सार्वजनिक मंचों से PM मोदी की तारीफ कर चुकी हैं। और G20 की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मेलोनी खासतौर से दिल्ली पहुंची थी। इसके अलावा G20 डिक्लेरेशन में ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG पर एक्शन प्लान, एंटी करप्शन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक यानी MDB में सुधार जैसे 77 मुद्दों पर भारत सभी सदस्य देशों को सहमत करने में सफल रहा है। यही वजह है कि सभी G20 देश आज भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वैश्विक गुरु मान रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का हमदर्द तुर्की भी भारत को UN की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही भारत की स्थायी सदस्यता का ऐलान कर चुके हैं। अब ये बात लगभग साफ हो चुकी है कि G20 के सफल आयोजन से भारत की छवि पूरी दुनिया में एक ऐसे देश के तौर पर उभर कर सामने आई है जो वैश्विक चुनौतियों का सामना पूरी दुनिया को साथ लेकर कर सकता है। G20 समिट से भारत ने अपनी पुरातन काल सभ्यता से तो रूबरू करा ही, साथ ही हाल के वर्षों में हुए विकास को भी प्रदर्शित किया है और साथ ही दुनिया को यह भी दिखाया है कि भारत एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट है जो किसी भी सामरिक मामलों पर पूरी तरह से दुनिया को साथ लेकर सहमति बनाने में सफल हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।